नमस्कार। तृतीय वर्ष BA हिंदी प्रश्नपत्र क्रमांक 11 प्रश्नपत्र क्रमांक 12 पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतिम साक्ष्य और इस अंतिम साक्ष्य उपन्यास की लेखिका है चंद्रकांता। चंद्रकांता द्वारा लिखा यह अंतिम साक्ष्य उपन्यास सन 1981 में इसका प्रथम प्रकाशन हो चुका है और इसका द्वितीय प्रकाशन या द्वितीय संस्करण अमन प्रकाशन की ओर से, अमन प्रकाशन कानपुर की ओर से सन 2015 में प्रकाशित हो चुका है। इस उपन्यास में बदलते मानवीय संबंधों की संवेदना तथा प्रेम संबंधों की आकांक्षा को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास में बदलते मानवीय संबंधों की संवेदना तथा प्रेम संबंधों की आकांक्षा को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से एवं उसके परिणामों से आत्मीयता की जगह औपचारिकता ने ली हुई दिखाई देती है और संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ली हुई दिखाई देती है। यानी एकल परिवार का जन्म हो चुका। लेकिन समय के अनुसार एकल परिवार भी सुरक्षित नहीं रहे। उनमें भी दरारें पैदा होकर वे भी टूटकर बिखरने के लिए अभिशप्त बने हुए दिखाई देते हैं। एकल परिवार की मजबूत नींव पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास, प्रेम में एक दूसरे पर प्रेम, सुख दुख में साथ तथा सहजीवन तथा सह अस्तित्व के साथ साथ उनके अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार करना तथा उन्हें अच्छी तालीम देना आदि पर एकल परिवार का भवितव्य निर्भर रहता है। इसमें से एक का खिसकना परिवार की नींव बिखरने का कारण बनता है और व्यक्ति अपने स्वजनों से कटकर रिश्तों की निर्जीवता, अर्थहीनता आदि को भुगतने के लिए अभिशप्त बनता दिखाई देता है। अंतिम साक्ष्य उपन्यास के प्रताप सिंह ठाकुर के परिवार की नींव खिसककर परिवार बिखरने का कारण बना है पति पत्नी में एक दूसरे के मन में विश्वास की कमी तथा भरोसे का न रहना। प्रताप सिंह उर्फ बाबूजी का मीना मौसी के प्रति लगाव तथा मीना के साथ उनके अनैतिक संबंध उनकी पत्नी बीजी में अविश्वास निर्माण करते हैं, संदेह निर्माण करते हैं। अपने पति द्वारा अपने अस्तित्व को नकारना बीजी में स्वयं के फालतू होने का एहसास निर्माण करते हैं। बीजी पति का यह अनैतिक आचरण सह नहीं पाती और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। यही संदेह तथा यही अविश्वास आगे चलकर उनका परिवार टूटकर बिखरने के लिए कारण कैसा बना, इसका विस्तृत विवेचन अंतिम साक्ष्य उपन्यास में किया हुआ दिखाई देता है। बाबूजी का मीना के साथ का रिश्ता उनके बेटों को भी अच्छा नहीं लगता। पहले से उच्छृंखल सुरेश और अधिक निरंकुश बनता है। यानी उनका सबसे बड़ा बेटा पहले से ही आवारा है, उच्छृंखल है, वह और अधिक निरंकुश बनता है। दूसरा बेटा विकी घर से बाहर हॉस्टल में रहकर
तथा कभी कभी बुआ के घर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करता है। पढ़ाई के बाद अपने बाबूजी से दूर रहकर दिल्ली में वह नौकरी करने लगता है। बेटों का अपने से दूर जाना, यानी बेटों का दूर जाना बाबूजी सह नहीं पाते। दुश्चिंताओं से घिरे बाबूजी का एक्सीडेंट होता है और उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। बाबूजी की मृत्यु के उपरांत सुरेश घर नहीं आता, तो दूसरा बेटा विक्की पुराने साय से पीछा छुड़ाने हेतु बाबूजी ने जिस घर को बड़े लगन से बनाया था उस घर को बेचकर नई जिंदगी जीने के लिए नए शहर चला जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रस्तुत उपन्यास पारिवारिक व्यवस्था के बदलते प्रतिरूपों को आधार बनाकर स्नेह, अपनापन, विश्वास तथा आस्था आदि भावनाओं के माध्यम से रिश्तों की गहराई और उतलेपन को अत्यंत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। समीक्षकों के अनुसार ये उपन्यास यानी अंतिम साक्ष्य उपन्यास जितना सामाजिक है, जितना सामाजिकता से सरोकार रखता है, उतना ही वह व्यक्तिवाद और पारिवारिकता से यानी पारिवारिकवाद से भी संबंध रखता हुआ दिखाई देता है। प्रस्तुत उपन्यास की कथा वस्तु, इस उपन्यास के प्रमुख पात्र मीना मौसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिससे इसे नायिका प्रधान उपन्यास कहा जा सकता है या स्त्री विमर्श के रूप में इसे देखा जा सकता है। इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है कुल इस प्रकार है। इस उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो इस प्रकार है। उपन्यास की शुरुआत पूर्व दीप्ति शैली में हो चुकी है। उपन्यास की शुरुआत पूर्व दीप्ति शैली में हुई है, यानी अतीत में क्या घटित हो चुका था उससे उपन्यास की शुरुआत हुई दिखाई देती है। बीजी के मृत्यु के उपरांत यानी प्रताप सिंह की पत्नी बीजी के मृत्यु के उपरांत यानी 2-2.5 साल बाद बाबूजी की भी मृत्यु होती है और सुरेश का सदा के लिए घर न आना या सदा के लिए घर न आने के निर्णय से मायूसी से भरे घर में मायूसी छाई हुई घर में बैठे विकी कुछ सोचता विचार करता हुआ नजर आने से इस उपन्यास की शुरुआत हुई दिखाई देती है। बीजी के चले जाने के बाद घर की हुई दुर्दशा तथा बीजी जब थी तब घर किस प्रकार सुव्यवस्थित था, फिर ऐसा क्या घटित हो चुका जिससे उनके घर में आज मायूसी छा गई है। इन्हीं घटनाक्रम को एक मूक दर्शक बनकर विकी भोगता हुआ पूरे उपन्यास में नजर आता है। इन्हीं घटनाक्रम को विकी मूक दर्शक बनकर भोगता हुआ पूरे उपन्यास में उपस्थित हुआ दिखाई देता है। मीना मौसी इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है। मीना मौसी इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है और इसे केंद्र में रखकर उपन्यास की कथा आगे बढ़ती है। माँ बाप विहीन बालिका मीना, यानी मीना के माँ बाप नहीं है, चाचा चाची के आश्रय में वो पल रही है, तो मीना माँ बाप विहीन बालिका है। चाचा चाची को मीना बोझ लगती है और इसीलिए वे उसका कम उम्र में केवल 12 साल की उम्र में विवाह कर देते हैं। 12 साल की लड़की को 50 साल के रंडुए के एक पल्ले बांध दिया। सुहागरात को बुड्ढे लाला को मीना की मासूमियत का पता चलता है। अपनी पोती के हम उम्र मीना को देख लाला के दिल में परिवर्तन आता है। एक मासूम बच्ची कैसे मैं अपनी पत्नी बना सकता हूं, और इस कारण उसके दिल में परिवर्तन आता है। साथ ही उसे अपने जवान बेटों की गिद्ध दृष्टि का भी एहसास होने लगता है। उसे अपने बेटों से यानी मीना असुरक्षित लगती है
और अपराध बोध से ग्रस्त लाला असुरक्षित मीना को उसके चाचा चाची के पास सुरक्षित छोड़ आता है। मीना को फिर से घर में लेने वाली चाची बुढ़े लाला से सौदा करती है, उससे कुछ रुपए ऐंठती है और इस घटना का पूरा दोष मीना के सर पर मढ़ देती है और कहती है, क्या कहती है देखिए कि फूटा भाग लेकर न आई होती तो जवान जहान माँ बाप को क्यों खा जाती। अब चाची सवारेंगी क्या खाक, लाला तेरे चरित्र पर शक करता है उसके जवान बेटों के साथ डैश डैश डैश। अतः 12 साल की उम्र में कोई लड़की किसी के साथ अनैतिक रिश्ता बना सकती है क्या? इन्हें शरीर के रिश्तों की समझ जिस उम्र में नहीं होती, उसी उम्र में मीना की चाची मीना पर दोष लगाकर स्वयं को निर्दोष घोषित करती हुई दिखाई देती है। मीना के साथ घटी घटना से इस बात का एहसास होता है कि बच्चों के जीवन में उनके माता पिता का होना कितना अहमियत रखता है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। बहुत कम ऐसे अभिभावक है जो बिन माँ बाप की संतानों को, बिन माँ बाप के बच्चों को अपनी सगी संतान की तरह पाल पोस कर बड़े करते हैं और उनका भविष्य संवारने में लगते हैं। मीना के चाचा चाची इस दृष्टि से या इसमें नहीं बैठते, उनको मीना बोझ लगती है और बोझ लगी मीना को वह दूसरे के पल्ले बांधने का विचार करते हैं और बांधते हैं। चाची मीना के बोझ से छुटकारा पाना चाहती थी, मीना की चाची मीना के बोझ से छुटकारा पाना चाहती थी और इसीलिए उसका दूसरा विवाह एक आवारा और लंपट जो गुंडा है उस गुंडे जगन से के साथ तय करती है। मीना इस दूसरे विवाह के लिए तैयार नहीं है, वो याचना करती कि उसका विवाह न करे, लेकिन उसे चाची उसकी चाची उसे समझाती है, कहती है कि हिंदू समाज में एक बार मंडप चढ़ी लड़की का दूसरा विवाह होना कठिन होता है। तेरी किस्मत अच्छी है कि जगन तुझसे शादी के लिए तैयार हो गया है। और वह आगे उसे यानी मीना को उसके अपने घर का सपना दिखाती है और उसे अपने घर का सपना दिखाकर जगन से शादी के लिए तैयार करती है और उसकी शादी जगन से करवा देती है। जगन गुंडा ही है, साल भर उसके शरीर का उपभोग लेता है और फिर एक दलाल के हाथों उसको कोटे पर बेच देता है। मीना अब कोटे की वेश्या बनती है। कोटे की मालकिन मीना के गले की आवाज की जादू पहचानती है और अधिक मुनाफा और अधिक लाभ पाने हेतु वह मीना को संगीत की शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति करती है। संगीत शिक्षक मीना को संगीत की तालीम देता है और संगीत शिक्षक भला आदमी था। वह मीना की मासूमियत, मीना की सादगी देखता है और मीना को इस कुंभी पाक से, इस नरक से मुक्त करने हेतु उसे लेकर भाग जाता है। भाग लेकर आया हुआ ये संगीत शिक्षक मीना को कश्मीर रेडियो स्टेशन पर स्टार गायिका के रूप में प्रस्तापित करता है और वह उसके जीवन से चला जाता है। कश्मीर रेडियो स्टेशन पर मीना अब स्टार गायिका बन गई है और वह एक अब आत्मनिर्भर महिला तथा लोकप्रिय गायिका बनकर सभ्य समाज में रहने लगती है। अब वो एक आत्मनिर्भर महिला तथा लोकप्रिय गजल गायिका के रूप में सभ्य समाज में रहने लगती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसकी अगली जो कथा है वो हम
आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।